बेटा आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के इस लेसन में आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं वॉन डे ग्राफ जनरेटर। वॉन डे ग्राफ जनरेटर इसका नाम है और इसे हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो क्योंकि इसके नाम में ही आ रहा है वॉन डे ग्राफ जनरेटर, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है तो मैं आपको बता दूं, ये वेरी हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। सबसे पहले बात आती है व्हाट डज इट जनरेट, ये क्या जनरेट करता है। तो आंसर है नंबर 1, वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत उच्च विद्युत क्षेत्र। और नंबर 2, वेरी हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत उच्च विद्युत विभव भी जनरेट करता है। ये कैसे जनरेट करता है? वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मींस ई जनरेट करता है और वेरी हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस कैपिटल वी भी जनरेट करता है। किस तरह से करता है मैं आपको बताता हूं। आपको सभी बच्चों को याद होगा बेटा, ई का एक फॉर्मूला आप पढ़ते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, और एक फॉर्मूला वी का आपने पढ़ा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। आप ध्यान से देखें, अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी डिवाइस में बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करना है या बहुत हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप करना है तो आप इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन चार्ज। ये भी चार्ज पर डिपेंड करता है। इट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी डिवाइस में जितना ज्यादा आप चार्ज देंगे उतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें डेवलप हो जाएगा। जितना ज्यादा आप उसमें चार्ज एक्यूमुलेट करेंगे, जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेंगे, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही हाई हो जाएगा। इट मीन्स if we want to accumulate, if we want to increase electric field और electric potential, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत हाई चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? आंसर है उस ऑब्जेक्ट में आप ज्यादा से ज्यादा चार्ज को एक्यूमुलेट कर लीजिए। जितना ज्यादा चार्ज उसमें इकट्ठा कर लेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज इकट्ठा कर लेंगे उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम बहुत हाई जनरेट करते हैं, इसका यूज क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि इसका क्या यूज है। इतने हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप कहां यूज करेंगे? तो बेटा आप सब ने एक चीज पढ़ी हुई है कि अगर एनर्जी के फॉर्मूले देखिए, अगर हमारे पास ये एक चार्ज्ड पार्टिकल है, ये एक चार्ज्ड पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q, अगर हम इसे V पोटेंशियल दे दें, V विभव दे दें, तो इस पार्टिकल की एनर्जी हो जाती है U इज इक्वल टू Q इंटू V। ये इसकी एनर्जी हो जाती है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है। ये तो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी के बारे में बात हुई। अगर हम कैपेसिटर्स की बात करें तो कैपेसिटर्स की भी एनर्जी हमने पढ़ी हुई है। एनर्जी का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है हाफ CV², एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है हाफ Q इंटू V, और तीसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है
1/2 Q स्क्वेयर अपॉन C। ये एनर्जी के 3 फॉर्मूले हमने कैपेसिटर्स में पढ़े हुए हैं। हम वेरी हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसलिए क्रिएट करना चाहते हैं कि अगर वेरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्रिएट कर पाए तो हम किसी भी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर पोटेंशियल बहुत ऊंचा होगा, पोटेंशियल बहुत हाई होगा, तो उस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी भी बहुत ऊंची होगी, बहुत हाई एनर्जी होगी उसकी। सिमिलरली अगर पोटेंशियल हाई होगा तो किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी भी हाई होगी। अब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड हाई करने के लिए चार्ज भी ज्यादा देना पड़ रहा है, तो जब ज्यादा चार्ज देंगे तो भी एनर्जी हाई होगी। कुल मिला के फाइनली मैं आपको बता दूं कि मैं इतना हाई वोल्टेज और इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों चाहता हूं। तो मैं इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड और इतना हाई पोटेंशियल इसलिए चाहता हूं क्योंकि हाई पोटेंशियल होने से किसी भी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी और किसी कैपेसिटर की एनर्जी भी बहुत ऊंची होगी अगर पोटेंशियल हाई है। तो पोटेंशियल हाई करने के लिए चार्ज भी ज्यादा देना पड़ेगा, तो जब चार्ज ज्यादा दोगे तो भी एनर्जी हाई होगी। तो अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हाई कर लिया, बहुत ज्यादा विद्युत विभव हमने डेवलप कर लिया है, तो जाहिर सी बात है कि हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को बहुत उच्च ऊर्जा तक उसे ऊर्जा दे सकते हैं। ओके, कैपेसिटर में बहुत उच्च ऊर्जा स्टोर कर सकते हैं हम लोग, ये बात को समझ में आ गया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इतनी हाई एनर्जी का आप करेंगे क्या। ठीक है, तो बेटा आपको मैं बता दूं, हमारी इस दुनिया में पूरा की पूरी दुनिया हमारी एनर्जी और मटेरियल से ही मिलकर बनी हुई है और एनर्जी और मटेरियल की हमें हमेशा ही आवश्यकता बनी रहती है। एनर्जी से तो हम कभी यही नहीं होता कि बहुत ज्यादा हो गई एनर्जी। एनर्जी तो हमको बहुत चाहिए अपनी इस दुनिया को चलाने के लिए। तो आप इतनी हाई एनर्जी का क्या करेंगे? हमारे पास आंसर है, इतनी हाई एनर्जी से हम करेंगे ये कि जब किसी पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी होगी, जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर आपको दिखाता हूं। एक ये पार्टिकल है, इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बहुत हाई है और इसको हमने यहां पर अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ का पोटेंशियल कितना? 0। इस पार्टिकल का चार्ज Q, पोटेंशियल V, जो कि बहुत हाई पोटेंशियल है, वेरी हाई पोटेंशियल। अब हमने क्या किया कि इस पार्टिकल का चार्ज है Q, पोटेंशियल है V, तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई? Q इंटू V। हमने इस पार्टिकल से एक कंडक्टर लिया और अर्थ में जोड़ दिया। यहां का पोटेंशियल कितना है? 0। अब यहां का पोटेंशियल बहुत ऊंचा है, यहां का पोटेंशियल बिल्कुल 0 है। दोनों के बीच में हमने एक कंडक्टर लगा दिया, एक रास्ता बना दिया। अब आप समझ सकते हैं, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, यहां पर चार्ज रखा है। चार्ज क्या करेगा? चार्ज तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाना चाहता है, इसलिए वो यहां से यहां की ओर भागना शुरू कर देगा। कितनी एनर्जी से चलेगा? आंसर है Q इंटू V एनर्जी से चलेगा। और अगर पोटेंशियल बहुत ऊंचा है तो एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी, और जब बहुत ज्यादा एनर्जी से जाएगा तो अर्थ में जाकर बहुत तेजी से टकराएगा। और उसी के रास्ते में हम यहां पर अपना एक पार्टिकल रख देंगे, न्यूक्लियस रख देंगे हम एक। ये हमने एक किसी भी मटेरियल का न्यूक्लियस हमने रख दिया। जब ये न्यूक्लियस हम रखेंगे और ये कनेक्शन हमने ऑलरेडी दी हुई है, तो बहुत एनर्जी से ये पार्टिकल नीचे की ओर आएगा या अर्थ की ओर चलेगा। और इतनी ज्यादा एनर्जी से जब ये अर्थ की ओर चलेगा तो सबसे पहले इसको किससे टकराना पड़ेगा? सबसे पहले इसको इस न्यूक्लियस से टकराना पड़ेगा। और जब एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो जब ये पार्टिकल आएगा बहुत ज्यादा एनर्जी से इसको टक्कर करेगा तो इस न्यूक्लियस के परखच्चे उड़ जाएंगे। बिल्कुल, जब न्यूक्लियस के परखच्चे उड़ जाएंगे तो ये टूट जाएगा। तोड़ने से क्या होगा? तोड़ने से ये होगा, मुझे पता चल जाएगा
कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा हुआ है, या ये न्यूक्लियस किन कंपोनेंट्स से बना हुआ है, किन पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, हमको ये भी पता चल जाएगा। इसलिए हम न्यूक्लियस को तोड़ के देखना चाहते हैं, और उस सिचुएशन पे हमें हाई एनर्जी ही चाहिए। समझ में आ गई सबको? अच्छा, तो हाई एनर्जी की जरूरत हमको यहां पर है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमको आवश्यकता है, हम हर मटेरियल के न्यूक्लियस को तोड़ तोड़ कर देखना चाहते हैं कि उसके भीतर क्या भरा हुआ है, वो किन पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, क्या ये एक सिंगल पार्टिकल है या ये किसी से मिलकर बना हुआ है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अब फिर से सुनिए कि ये भी समझ में आ गया। इसके लिए आप क्या करते हैं, कौन सा पार्टिकल यहां पर भेजेंगे। तो बेटा मैं आपको बताऊं, ये एक न्यूक्लियस है जो कि आप जानते हो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, नाभिक होता है। यहां से हम एक चार्ज्ड पार्टिकल को भेजेंगे। ये चार्ज पार्टिकल कौन सा होगा? चार्ज पार्टिकल के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी है, हमारे पास प्रोटॉन भी है। हम चाहें तो यहां से इलेक्ट्रॉन को भी यहां पर भेजें। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज होता है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और दूसरी चीज, हम हाई पोटेंशियल इसको देंगे इलेक्ट्रॉन को, तो ये हाई पोटेंशियल से इसकी एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। उस हाई एनर्जी से जाकर ये जब न्यूक्लियस को टकराएगा तो हो सकता है कि ये न्यूक्लियस टूट जाए। लेकिन हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन को हम यहां पर भेजते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को तोड़ नहीं पाता। क्यों नहीं तोड़ पाता है? बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव है, हाई पोटेंशियल देंगे तो एनर्जी भी हाई हो जाएगी और जाकर टकरा भी जाएगा इससे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है, ये एक बहुत हल्का पार्टिकल है। तो जब ये हल्का पार्टिकल जाके टकराता भी है, हल्का पार्टिकल गया टकराया, ये बहुत ज्यादा चोट नहीं मार पाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि आपने थर्माकोल का एक हथौड़ा बनाया, थर्माकोल का हथौड़ा बनाया, हैंडल लकड़ी का उसमें लगा लिया आपने, थर्माकोल का हथौड़ा बनाया। अब आप थर्माकोल के उस हथौड़े से दीवार को तोड़ने जा रहे हैं। ये दीवार है, तो जब आप तोड़ने जाएंगे तो क्या होगा, क्या आप दीवार की ईंट को तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों नहीं तोड़ पाएंगे? क्योंकि थर्माकोल का जो ये हमारा हथौड़ा है, ये हथौड़े का वजन ही नहीं है उतना ज्यादा, तो जब ये टकराएगा तो खुद वापस आ जाया करेगा, ये ईंट को तोड़ नहीं पाएगा। तो क्या होना चाहिए? आंसर है हमारा जो हथौड़ा होना चाहिए ना, उसका भी मास ज्यादा होना चाहिए, वो भी थोड़ा वजनदार होना चाहिए। अगर वेटेड होगा फिर जाकर टकराएगा और इसको तोड़ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन भेज करके हम न्यूक्लियस तोड़ नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन भेजकर आप न्यूक्लियस तोड़ लें। तो फिर हमको क्या करना पड़ता है? फिर हमको दूसरा पार्टिकल यूज करना पड़ता है। हमें यूज करना पड़ता है प्रोटॉन, विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ओके, और इसके सामने हम रखते हैं ये न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिव चार्जेस इसमें भी होते हैं। अब प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, यहां पर भी देखिए क्या प्रॉब्लम आती है। प्रोटॉन भी एक धनावेशित कण है, न्यूक्लियस भी एक धनावेशित कण है, यह भी एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो ये प्रोटॉन को जब हम पोटेंशियल देके इसको इसकी तरफ भेजते हैं तो होता क्या है, ये जैसे जैसे इसके नजदीक जाता जाता है तो ये थोड़ी ही दूर तक आता है, और इसके प्रतिकर्षण की वजह से, क्योंकि प्लस को ये प्लस क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा, तो ये ऐसे जाता है, लेकिन इसका प्रतिकर्षण इतनी जोर लगता है कि ये यहीं से वापस आ जाता है। लेकिन हम तो इसको तोड़ना चाहते हैं, तो क्या करा जाए?
आंसर है कि ये जब यहां तक जाएगा ही नहीं तो क्या तोड़ पाएगा। तो कैसे जाएगा? आंसर है आप और ज्यादा एनर्जी से भेजिए। और ज्यादा एनर्जी दिया हमने, यहां तक गया, रिपल्सन फोर्स इसका इतना ज्यादा हो गया, यहां से वापस आ गया, अभी टूट नहीं पाएगा जब तक वहां नहीं जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। अब हम इतनी हाई एनर्जी दे देते हैं कि ये प्रोटॉन यहां से जाता है, इसमें टकराता है और इसको तोड़ देता है। लेकिन कब पॉसिबल हो पाया? ये उस समय पॉसिबल हो पाएगा जब आप प्रोटॉन को बहुत हाई एनर्जी देंगे। वो बहुत हाई एनर्जी हमको यहां जरूरत है, अंडरस्टैंड? और ये हाई एनर्जी देने के लिए हमको बहुत हाई पोटेंशियल चाहिए। बहुत हाई पोटेंशियल कैसे मिलेगा? बहुत हाई पोटेंशियल मिलेगा जब आप बहुत सारे चार्जेस एक्यूमुलेट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट में, और बहुत हाई एनर्जी मिलेगी, और फिर आप प्रोटॉन को तोड़ के देख सकते हैं, आप न्यूक्लियस को तोड़ करके देख सकते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन का मास भी बहुत ज्यादा होता है, इसकी अपेक्षा इसका मास 1837 गुना ज्यादा होता है, आप सभी को पता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा यह 1837 गुना ज्यादा भारी होता है, जिसकी वजह से इसकी टक्कर भी यहां पर ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों की वजह से मुझे एनर्जी चाहिए ज्यादा। और न्यूक्लियस को तोड़ के हम देखेंगे कि क्या ये न्यूक्लियस सिंगल पार्टिकल है या न्यूक्लियस भी कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, हम ये देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मटेरियल को हम तोड़ते हैं तो हमको उसके छोटे छोटे पार्टिकल मिलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, अणु बोलते हैं। फिर मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ते हैं तो हमको मिलते हैं एटम्स। एटम्स को हम जब तोड़ते हैं तो फिर हमको मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और न्यूक्लियस मिलता है। अब हम न्यूक्लियस को भी तोड़ के देखना चाहते हैं कि क्या न्यूक्लियस किसी कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बना है, इसके भीतर भी कुछ है या ये एक सिंगल पार्टिकल है। अगर ये टूटेगा तो पता चलेगा ना आपको, जैसे जब पदार्थ को तोड़ा तो पता चला आपको कि अणु से बना हुआ है, अणुओं को तोड़ा तब पता चला कि परमाणुओं से बना हुआ है, परमाणुओं को जब आपने तोड़ा तभी तो आपको पता चला कि इसके भीतर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है। सिमिलरली जब मैं न्यूक्लियस को तोड़ूंगा तो मुझे पता चलेगा कि न्यूक्लियस के भीतर क्या है। ठीक है, इसलिए मुझे बहुत उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है। और ये सारे काम हमारा कौन कर सकता है? वॉन डे ग्राफ जनरेटर कर सकता है। मैं एक बार फिर से इसको समराइज कर देता हूं। वॉन डे ग्राफ जनरेटर में जो जनरेटर नाम पड़ा हुआ है, ये जनरेटर क्या जनरेट करता है? पहला क्वेश्चन आंसर, ये बहुत उच्च विद्युत क्षेत्र और बहुत उच्च विभव को जनरेट करता है। कैसे करता है ये काम? सेकेंड क्वेश्चन ऐसे करता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट आप लीजिए, उसको जितना ज्यादा आप चार्ज दे देंगे, खूब सारा चार्ज उसमें एकत्र कर दीजिए, स्टोर कर दीजिए, एक्यूमुलेट कर दीजिए। तो जब आप बहुत सारा चार्ज एकत्र कर देंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाई हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हाई हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों चाहते हैं आप? बड़ी सिंपल सी चीज है, हम एनर्जी के फॉर्मूले देखते हैं। एक चार्ज पार्टिकल की एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं Q इंटू वी, एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी के फॉर्मूले देखते हैं, ये मिलते हैं। तो अगर हम पोटेंशियल हाई करेंगे तो हमें एनर्जी भी बहुत ज्यादा मिलेगी, पोटेंशियल हाई एनर्जी ज्यादा मिलेगी, पोटेंशियल हाई एनर्जी ज्यादा मिलेगी। चार्ज जितना ज्यादा स्टोर करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी ज्यादा हाई आपको मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इतनी एनर्जी चाहते ही क्यों हैं? इतनी एनर्जी हम इसलिए बेटा चाहते हैं क्योंकि हमारा ये टारगेट है। अभी मैंने बताया कि जब मैंने मटेरियल को तोड़ के देखा तो हमको मॉलिक्यूल्स मिले, मॉलिक्यूल्स को तोड़ा तो एटम्स मिले, एटम्स को तोड़ा तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस मिला। अब हम न्यूक्लियस को भी तोड़ के देखना चाहते हैं कि इसके भीतर क्या है। तो हम एक चार्ज पार्टिकल रखेंगे, अर्थ से इसको कनेक्ट कर देंगे और यहां बीच में न्यूक्लियस रख देंगे। जब इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो बहुत ज्यादा एनर्जी से दौड़ेगा और भाग करके जाएगा, न्यूक्लियस से ऐसा टकराएगा बड़ी जोर से,
बड़ी जोर से टकराएगा, न्यूक्लियस के परखच्चे उड़ जाएंगे और उसके भीतर क्या है मुझे पता लग जाएगा। और क्यों जाएगा? क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई है, वेरी हाई पोटेंशियल, और यहां अर्थ का पोटेंशियल 0 है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज पार्टिकल चलेगा और इसको तोड़ देगा। अब इसको तोड़ेगा, लेकिन उसके लिए मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए। तोड़ने के लिए कौन सा चार्ज पार्टिकल यूज करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन भी यूज कर सकते हैं, वो भी चार्ज पार्टिकल है। हम प्रोटॉन भी यूज कर सकते हैं, वो भी चार्ज पार्टिकल है। लेकिन दोनों के केस में, इलेक्ट्रॉन वाले केस में हमारी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। हाई वोल्टेज देते हैं तो बड़ी जोर से जाता है, ये बड़ी जोर से जाता है, न्यूक्लियस को टकराता भी है, लेकिन ये तोड़ नहीं पाता, उसके परखच्चे उड़ा नहीं पाता। ये क्यों नहीं तोड़ पाता? बिकॉज इट्स मास इज वेरी वेरी लो। इसका द्रव्यमान इतना कम है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से जाता है और टकराता है, टकराकर उसी तरह बिहेव करता है जैसे कि एक थर्माकोल का हथौड़ा आप ईंट की दीवार में मार रहे हैं और दीवार टूट नहीं रही है, ये उस तरीके से बिहेव करता है। तो नॉट पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन का यूज तो हो नहीं सकता, असंभव हो गया। तो फिर हम इलेक्ट्रॉन का रिप्लेसमेंट क्या लाते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन किस प्रकार का चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये, और इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अप्रोक्सीमेटली 1837 टाइम्स ज्यादा है, 1837 गुना ज्यादा द्रव्यमान है। तो इसकी जो चोट लगेगी न्यूक्लियस में वो ज्यादा इफेक्टिव होगी विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। बट प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये जाता नहीं है। कूलॉम फोर्स ये इसको रिपेल कर देता है। अब तो इसको यहां तक चला जाए, उसके लिए मुझे ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए और इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। ओके, अच्छा, तो ये तो मैंने बताया कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वन डे ग्राफ जनरेटर की स्टडी, वन बाय वन, पॉइंट वाइज हम लोग इसको स्टडी करेंगे ताकि हमें इसको समझने में कोई प्रॉब्लम मत आए। और एग्जाम में अगर ये आता है और वहां पर आप इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं तो उसमें एक तो बेनिफिट ये होता है कि पॉइंट वाइज लिखने में सारे पॉइंट्स आपको कवर भी हो जाते हैं सारी चीजें, और उसके साथ टीचर को भी चेक करने में कॉपीज बड़ी आसानी रहती है अगर आप पॉइंट वाइज उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है इसका। इंट्रोडक्शन, परिचय। नंबर 1, इंट्रोडक्शन क्या है? यह एक ऐसी स्थिर वैद्युत डिवाइस है, एक स्थिर वैद्युत युक्ति है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा आवेश को एकत्र करके बहुत उच्च विद्युत क्षेत्र और बहुत उच्च विभव को उत्पन्न कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अभी आपने देखा, तो हम इसके बारे में सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन इसका है यह एक ऐसी स्थिर विद्युत यह एक ऐसी स्थिर विद्युत युक्ति होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा विद्युत आवेश को एकत्र करके, आपने अभी देखा कि विद्युत आवेश हम ज्यादा से ज्यादा एकत्र करें तो वोल्टेज हाई हो जाता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा विद्युत आवेश को एकत्र करके ज्यादा से ज्यादा विद्युत आवेश को एकत्र करके उच्च विद्युत क्षेत्र तथा उच्च विभव, आप अगर यहां पर इसके साथ
अति लिख लेते हैं, अति उच्च विद्युत क्षेत्र तथा अति उच्च विभव एकत्र करके अति उच्च विद्युत क्षेत्र तथा अति उच्च विद्युत विभव उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये तो बेटा हो गया इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। क्या इंट्रोडक्शन में हुआ कि यह एक ऐसी स्थिर विद्युत युक्ति है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा विद्युत आवेश को एकत्र करके अति उच्च विद्युत क्षेत्र तथा अति उच्च विद्युत विभव उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हमने बताया अति उच्च विद्युत क्षेत्र, अति उच्च विद्युत विभव उत्पन्न किया जा सकता है। कितना ऊंचा, सबके मन में क्वेश्चन आता होगा। तो मैं आपको बताऊं, जो पुराने हमारे टेबल टॉप मॉडल होते थे, पुराने समय के टेबल टॉप मॉडल जो होते थे, वो लगभग 10⁶ वोल्ट तक क्रिएट कर लेते थे। इसी में मैं लिख लेता हूं, ओल्ड जो टेबल टॉप मॉडल होते हैं जनरेटर के, वो लगभग 10⁶ वोल्ट का वोल्टेज क्रिएट कर लेते हैं। 10⁶ मीन्स 10 lakhs, 10⁶ मीन्स 1 2 3 4 5 6, this much voltage, unit tens, hundreds, thousand, 10,000, lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs का वोल्टेज लगभग वो क्रिएट कर लेते थे जो ओल्ड टेबल टॉप मॉडल होते थे। हमारे जो मॉडर्न वॉन डे ग्राफ जनरेटर हैं, जो मॉडर्न वॉन डे ग्राफ जनरेटर हैं, ये लगभग 5 मेगावोल्ट तक का वोल्टेज क्रिएट कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। 5 मेगावोल्ट, 5 × 10⁶ वोल्ट, लगभग इतना तक वोल्टेज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये भी इसका इंट्रोडक्शन ही है। और मैं बताऊं इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी जो इन्वेंशन हुआ था, इसका जो इन्वेंशन हुआ था, ये लगभग 1929 से 1931 के आसपास हुआ था, इसका जो इन्वेंशन था। आप देखेंगे तो कहीं इंटरनेट में आपको 1929 दिखता है और कहीं कहीं 1931 तक भी आपको देखने को मिलता है। तो ये इसके इन्वेंशन की टाइमिंग रही थी। किसने इसको इन्वेंट किया था, तो एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, एक अमेरिका के भौतिक विज्ञानी थे, अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, जिनका नाम था रॉबर्ट जे वॉन डे ग्राफ। ये इन्होंने इसको इन्वेंट किया था, उनका नाम ही था रॉबर्ट जे वॉन डे ग्राफ। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ वॉन डे ग्राफ जनरेटर। अब क्योंकि इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा व्हाट आर द प्रिंसिपल्स यूज्ड इन वॉन डे ग्राफ जनरेटर। ओके, सो लेट मी फेस दिस पॉइंट। अब हम इसमें जो सेकंड पॉइंट लिखना चाहते हैं, हम यूज करेंगे कि प्रिंसिपल इसका क्या है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स इसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसमें बेटा हमने जो भी इसमें प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं, वो लगभग सारे के सारे प्रिंसिपल्स हमने ऑलरेडी पढ़ के रखे हुए हैं। कौन से प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला तो जो प्रिंसिपल यूज होगा, इसमें लगभग आप ये समझ सकते हैं कि 3 प्रिंसिपल्स हम यूज करेंगे। पहला प्रिंसिपल सभी बच्चे जानते हैं, आपने पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई एक खोखला गोलीय चालक हो, खोखला गोलीय चालक,
और उसे अगर हम आवेश देते हैं तो उसका संपूर्ण आवेश उसकी बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अंदर तो नहीं बचता ना। तो एक तो हम ये यूज कर रहे हैं, क्या आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जैसे आपके पास एक ये स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, गोलीय चालक पदार्थ का बना हुआ है, और अगर ये इतना मोटा भी बना हुआ है, मैं अगर इसको मोटाई भी करके बताता हूं, और हमने इसको अंदर में चार्ज दिया, अंदर साइड हमने इसको चार्ज दिया, तो आपने क्या देखा है, क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, तो जब आप अंदर भी चार्ज देते हो ना, तो भी वो चार्ज प्रतिकर्षण की वजह से, दो रीजन हमने बताए थे, प्रतिकर्षण और दूसरा ये चालक पदार्थ का बना हुआ है, तो चार्ज को चलने के लिए अलाउ कर देता है। प्रतिकर्षण की वजह से दूर जाना चाहते हैं और ये कंडक्टर है तो ये अपने अंदर से चलने के लिए अलाउ करता है, तो ये चल के यहां पर आ जाते हैं, और अंदर में चार्ज कितना हो जाता है, अंदर में चार्ज हो जाता है 0। तो जब भी किसी खोखले गोलीय चालक को आप आवेश देते हैं तो उसका आवेश सदैव उसकी बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यह फर्स्ट प्रिंसिपल यूज होता है, तो नोट कर लेते हैं हम इस प्रिंसिपल को। ओके, देखें, जब किसी खोखले गोलीय चालक को, गोलीय चालक याद रखिएगा, स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका संपूर्ण आवेश गोलीय चालक के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो आप कितना भी चार्ज दें वो सब चार्ज निकल के कहां आ जाता है, बाहर आ जाता है। ये इसमें यूज होने वाला पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल आप देखिए, सेकंड प्रिंसिपल ये है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड फिगर। सेकंड प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूं। आप हमेशा एक चीज याद रखेंगे कि अगर कहीं पर ऐसे हमने धातु के, मेटल के शार्प कॉर्नर्स बना के रखे हैं, शार्प कॉर्नर्स, बहुत तीक्ष्ण किनारे, धारदार, बिल्कुल नुकीला हिस्सा बना के रखा है, किसी भी मेटल का नुकीला हिस्सा अगर आपने बना के रखा है और उसके सामने आप कोई भी चीज ऐसे रख देते हैं, ऑब्जेक्ट, और अगर आप इसे प्लस चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं या नेगेटिव देते हैं, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखा है इससे इसके जो एटम्स होंगे उनसे ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन जब हम और पास में इसको रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो इस पदार्थ के एटम्स से टूटकर जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आते हैं ये बड़ी जोर से आते हैं, और बेटा बिल्कुल वैसे ही आते हैं जैसे पानी का फव्वारा चलता है, इतनी तेजी से आते हैं। लेकिन कब, जब हम ये किनारे बिल्कुल इसकी नुकीले रखते हैं, किनारे हम इसके नुकीले रखते हैं। क्यू एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। एरिया धातु का जितना कम होगा वहां पर आवेश का पृष्ठ घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर किसी भी मेटल में आपने बहुत तीक्ष्ण किनारे बना लिए हैं,
शार्प कॉर्नर्स बना लिए हैं। तो इन शार्प कॉर्नर्स से आवेश का आवागमन, आवेश का आदान प्रदान जो होता है वो बहुत तेजी से होता है। और क्यों होता है? क्योंकि इन तीक्ष्ण किनारों का एरिया कैसा होगा? एरिया नुकीले हैं, बहुत कम होगा। एरिया कम है तो यहाँ आवेश का पृष्ठ घनत्व तो कैसा होगा? बहुत ज्यादा। अगर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो बहुत ज्यादा होगा तो यह सामने जो मटेरियल होगा वहां से इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचेंगे भी, और मौका पड़ने पर इसको तेजी से इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं अगर उसकी कंडीशन के हिसाब से। तो ये आपको याद रखना। और ये बिल्कुल वैसे ही यहां से चार्ज का आदान प्रदान होता है, चार्ज का लेन देन बिल्कुल वैसा ही होता है तीक्ष्ण किनारों से, जैसे मानो कि पानी का कोई फव्वारा चल रहा हो, इतनी तेजी से आवेश का आदान प्रदान होता है। लेकिन इसके लिए तीक्ष्ण किनारे होना जरूरी है। ठीक है, इसको आप जानते हैं, इसे हम बोला करते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ये जो प्रोसेस होती है कि किसी भी धातु के तीक्ष्ण किनारों से आवेश का आवेशन और निरावेशन बड़ी तीव्रता से होता है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, आप कभी भी सर्च करके देखिए, आपको इसके बारे में बहुत वीडियोस मिल जाएंगे आपके इंटरनेट में, आप इसको देख सकते हैं। तो हमारा सेकंड प्रिंसिपल क्या यूज हुआ कि किसी भी धातु के तीक्ष्ण किनारों से आवेश का आवेशन और निरावेशन बहुत ही तीव्रता से होता है। मैं उसको यहां लिख देता हूं, किसी धातु के तीक्ष्ण किनारों से या तीक्ष्ण कोनों से तीक्ष्ण कोनों मतलब शार्प कॉर्नर्स, किसी धातु के तीक्ष्ण कोनों से विद्युत आवेश का आवेशन और निरावेशन, आवेशन और निरावेशन बहुत ही तीव्रता से होता है, बहुत तेज होता है, बहुत तीव्रता से होता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। सो दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल जो कि आपके वॉन डे ग्राफ जनरेटर में यूज होने वाला है। ठीक है, और यही रीजन है कि बेटा आपने देखा होगा यहां तक कि जो टेम्पल्स आपके होते हैं, जो मॉस्क होती हैं, उनके ऊपरी सिरे पर ऐसे मेटल्स लगा दिए जाते हैं। जो टेम्पल्स हैं उनमें ऐसा त्रिशूल जैसा मेटल लगाया जाता है और उसके किनारे बिल्कुल शार्प होते हैं, ताकि अगर आसमान से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो इलेक्ट्रिसिटी को वो बड़ी तेजी से अपनी ओर अट्रैक्ट कर लें, वहां पर आवेशन बड़ी जल्दी से हो जाए उसका। यही चीज मॉस्क में होती है, ऊपर शार्प मेटल लगाए जाते हैं ताकि आवेशन निरावेशन बड़ी तेजी से हो पाए। ये सेकेंड प्रिंसिपल यूज होता है। थर्ड प्रिंसिपल के बारे में मैं आपको बताऊं, तीसरा प्रिंसिपल ये है कि आपने देखा होगा, आपको ये स्टडी भी करवाया गया है अच्छे से। हमारे पास एक खोखला गोला है, स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर है, ये एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर मीन्स खोखला चालक गोला है। खोखले चालक गोले को हमने कुछ चार्ज दिया हुआ है, इसका खुद का अपना हमने कुछ चार्ज दे के रखा है। इसमें जो चार्ज है इसकी वजह से इसका पोटेंशियल है V। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल है बाहर, ये एक पार्टिकल है, इसको भी हमने कुछ चार्ज दिया है, तो इसका भी अपना खुद का पोटेंशियल है V डैश। ओके, ये चार्ज पार्टिकल है क्योंकि इसके पास भी थोड़ा बहुत चार्ज है, इसका भी अपना स्वयं का पोटेंशियल है V डैश।
इस गोले को हमने चार्ज दिया है, इसका पोटेंशियल है V। अब अगर इस चार्ज पार्टिकल को हम गोले में एक पंक्चर करके यहां पर लाके इसको रख देते हैं, यहां कहीं पर भी आप लाके रख दें, तो इसके पास खुद का पोटेंशियल कितना था, V डैश। जब ये V पोटेंशियल वाले गोले के अंदर आ जाएगा तो इसका नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आप याद करिए, आपको ये बताया गया है। इसका नेट पोटेंशियल हो जाएगा V प्लस V डैश। दिस विल बी द नेट पोटेंशियल ऑफ द पार्टिकल। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर्स में, किसी एक लेक्चर में आपको ये बताया गया है, फिर से मैं बता दूं, ये एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, खोखला गोलीय चालक है। इसको हमने कुछ चार्ज दिया, इसका कुछ पोटेंशियल हो गया V, ये गोले का पोटेंशियल है। ये चार्ज यहां पर है, छोटा सा पार्टिकल है, उसको भी हमने थोड़ा सा चार्ज दिया, उसका पोटेंशियल हो गया V डैश। अब ये V डैश विभव वाला पार्टिकल जब हम इस V विभव वाले खोखले गोले के भीतर रख देंगे तो इस पार्टिकल का नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V प्लस V डैश। V डैश इसका खुद का अपना था, जब ये गोले के भीतर गया तो इसके भीतर हर जगह का पोटेंशियल कितना है, V, तो वो पोटेंशियल भी इसको मिल गया, V डैश इसका था, V मिल गया, अब इसका टोटल पोटेंशियल हो गया V प्लस V डैश। सो दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल which we are going to use in the Van de Graaff generator. Okay, so let's write it in the words. लिख लेते हैं। तीसरा, जब किसी V डैश विद्युत विभव वाले V डैश विद्युत विभव वाले आवेशित कण को किसी V विभव वाले V विद्युत विभव वाले खोखले चालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर रखा जाता है तो उस आवेशित कण का नेट विद्युत विभव, उस आवेशित कण का नेट विद्युत विभव गोले के विद्युत विभव V से नेट विद्युत विभव V नेट V प्लस V डैश हो जाता है, जो कि गोले के विद्युत विभव V से अधिक होता है, V से अधिक होता है। आप देख सकते हैं गोले का विद्युत विभव तो केवल V है, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल है उसका पोटेंशियल कितना है, V प्लस V डैश। सो दीज आर द थ्री प्रिंसिपल्स जो कि हम वन डी ग्राफ जनरेटर में यूज करने वाले हैं। ओके, आई होप कि आपको यह सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम प्रिंसिपल, सेकंड पॉइंट था हमारा, ये प्रिंसिपल में आप एक काम कर लें, इसमें A, B और ये C कर लें, क्योंकि सेकंड तो हमने इसको मान के रखा है। अब प्रिंसिपल के बाद हम और आगे चलते हैं, अपने थर्ड पॉइंट को कवर करते हैं। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है और डायग्राम क्या है। ओके, अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से।
आप ये तीनों प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से याद रखिए, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपने लिखा है कि अगर तीक्ष्ण किनारे कहीं पर हैं धातु के, तो उन किनारों से आवेश का जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है वो बहुत ज्यादा तेजी से होती है, क्योंकि वहां का एरिया कम है और चार्ज का जो सरफेस डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे डायग्राम एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। डायग्राम एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। ओके, तो डायग्राम और डिस्क्रिप्शन। डायग्राम के लिए बेटा आपकी सुविधा के लिए मैंने ऑलरेडी फिगर को बना के रखा है, उसी फिगर में हम लोग चलते हैं और उसको अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, ताकि हमारा और आपका दोनों का थोड़ा सा वक्त बच जाए, इसलिए ऑलरेडी हमने इसका डायग्राम बना के रखा है। तो ये है वॉन डे ग्राफ जनरेटर का डायग्राम। ओके, जो कि हमने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखा है। अब इसको ध्यान से आप सभी समझ लें। इसमें बेटा क्या होता है, ये जो आप ऊपर गोलाकार हिस्सा देख रहे हैं, स्फेरिकल पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये एक खोखला गोल गुंबज बना हुआ है, इसमें खोखला गोला लगा हुआ है, धातु का बना हुआ। तो ये क्या चीज है, ये है हॉलो मेटेलिक हॉलो स्फेरिकल मेटेलिक ग्लोब बना हुआ है। ये एक ग्लोब आप सभी ने देखा है, ग्लोब को, अर्थ का ग्लोब, वैसा ही बिल्कुल धातु का बना होता है। तो ये ऐसा सर्कल नहीं बना हुआ है, ग्लोब जैसे बना हुआ, जैसा कि आप ग्लोब देखते हैं। तो ग्लोब को और उसी में नीचे एक छोटा सा होल करके इसको बना दिया गया है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। ये एक ग्लोब देख रहे हैं ना आप, खोखला है, यही चीज यहां लगी हुई है, लेकिन ये धातु की बनी हुई है, ये मेटल की नहीं बनी हुई है, वहां पर धातु का बना होता है। और यहां नीचे जैसे ही इतना लगा हुआ है, ऐसे गोल गोल सर्कल टाइप का, इतना इसमें ऐसा छेद बना होता है नीचे साइड। तो बिल्कुल ये ग्लोब है, नीचे साइड इसमें एक होल बना रहता है। ओके, अच्छा, इसके बाद तो ये तो हो गया हॉलो स्फेरिकल मेटालिक ग्लोब। अब क्या होगा, ये ग्लोब रखा कहां पर है, तो आप ध्यान से देखिए, ये दो ऐसे लाइंस आई हैं, फिर ये इसमें ऐसे लगा, ये इसमें ऐसे लगा, तो ये स्टैंड बना हुआ है, एक स्टैंड बना हुआ है, इस स्टैंड में ये गोल ग्लोब ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यही चीज इधर भी है, मैं इधर से अब लाइन नहीं ले जाऊंगा, आप ध्यान रखिएगा। ये बना हुआ है इंसुलेटर, इंसुलेटर स्टैंड बना हुआ है, ये एक, ये इंसुलेटर पेडेस्टल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये और इधर दोनों साइड में इंसुलेटर पेडेस्टल लगा हुआ है, इंसुलेटर स्टैंड लगा हुआ है। अब लकड़ी का आप स्टैंड लगा सकते हैं, कोई भी इंसुलेटर स्टैंड लगा दीजिए, स्टैंड लगा है और उस स्टैंड में ऐसा ये ग्लोब ऐसा गोल गोल रखा हुआ है, जैसा आपने मंदिरों में मस्जिदों में देखा होगा, नीचे से सब पिलर गए और ऊपर ऐसा गोल गोल बना हुआ है, पूरा बंद गोले की तरह का। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज बेटा ये है, ये आप एक जो छोटी सी चीज यहां पर देख रहे हैं, ये क्या है, तो यहां पर मैं बता दूं कि ये एक इलेक्ट्रिक मोटर हमने लगाई है, इलेक्ट्रिक मोटर लगाई हुई है, विद्युत मोटर यहां पर लगी हुई है। ये विद्युत मोटर को हम थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी देंगे और इस मोटर को चलाएंगे। ओके, अच्छा, तो ये तो इलेक्ट्रिक मोटर लगा दी हमने। यहां पर ये जो दो गोल गोल चीजें आप देख रहे हैं, एक यहां पर एक यहां पर, दोनों एक जैसी चीजें आपको दिख रही हैं, ये है बेटा
पुली कहते हैं इनको, घिरनी। पुली आपने क्लास 11th में पढ़ी हुई है। ये पुली बनी हुई है। पुली को हिंदी में हम बोलते हैं घिरनी। आप मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं पुली P1 और इसको हम मान लेते हैं पुली P2। ये वाली जो पुली है ये पुली P2 है और ये वाली जो पुली है ये वाली, इसको हम पुली मान लेते हैं P1। ओके, हाँ फर्क इतना है, ये वाली जो पुली है इसके साथ एक बेल्ट लगी हुई है बेटा, ये एक इंसुलेटर बेल्ट लगी हुई है, ये एक बेल्ट है, पट्टा जिसे आप बोलते हैं, उस पट्टे से इलेक्ट्रिक मोटर में हमने कनेक्ट करके रखा है। हम जब मोटर चलाएंगे तो ये पट्टे की वजह से ये पुली ऐसे घूमना शुरू कर देगी। फिर से ये मोटर जब हम चलाएंगे इलेक्ट्रिसिटी से तो मोटर ऐसे घूमेगी, मोटर घूमेगी, इस पर ऊपर लगा हुआ जो ये बेल्ट लगी हुई है, पट्टा लगा हुआ है, ये पट्टा ऐसे घूमना शुरू कर देगा, पट्टा घूमना शुरू कर देगा जिसकी वजह से ये पुली घूमना शुरू कर देगी। तो ये पुली हम मोटर से चलाते हैं, ये मोटराइज्ड पुली है, मोटर ऑपरेटेड पुली है। तो जो आपकी पुली P1 है ये एक मोटर ऑपरेटेड पुली है। इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, पुली P1 जो कि एक मोटर ऑपरेटेड पुली है। मोटर ऑपरेटेड है ये पुली आपके, इसको मोटर से हम चलाएंगे। अच्छा, इस पुली और इस पुली P1 और P2 के बीच में भी आप देखिए बेटा एक पट्टा लगा हुआ है, एक बेल्ट लगी हुई है। ये इस पुली के ऊपर से ऐसा बेल्ट चढ़ के आती है, जैसे ये पुली है तो इसके ऊपर से ऐसे ये बेल्ट आ रही है, ऐसे ये बेल्ट आ रही है, ये बेल्ट ऐसे नीचे जाती है, फिर नीचे से फिर ऐसा ऊपर ये होके आ जाती है। तो पट्टा आप सबने देखा होगा, ट्यूबवेल में, चक्कियों में ये पट्टे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पट्टा लगा हुआ है, तो ये क्या चीज है, ये हमने बनाई हुई है, इसको यहां हम लिख देते हैं, ये एक इंसुलेटर बेल्ट है, नायलॉन की हमने ये बेल्ट लगा दी है, इस पे नायलॉन की बेल्ट है, इंसुलेटर बेल्ट है, ये कंडक्टिंग मेटल की नहीं बनी हुई है। अब होगा क्या, थोड़ा ध्यान से देखें, आप जब इलेक्ट्रिक मोटर चलाएंगे तो ये मोटर ऐसे घूमेगी, मोटर ऐसे घूमेगी तो ये पुली ऐसे घूमेगी, पुली ऐसे घूमेगी, इस पुली में ये बेल्ट लगी हुई है टाइट से, तो जब ये पुली घूमेगी तो ये बेल्ट ऐसे घूमेगी, बेल्ट का ये वाला हिस्सा चल के धीरे से ऊपर पहुंचेगा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, तो इस तरीके से ये पुली भी घूमना स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग, मुझे लगता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये दो हमने लगाए हुए हैं, एक ये आप देख रहे होंगे और एक उसी तरह की डिवाइस आप यहां पर भी देख रहे होंगे, ये तो ये बेटा हमने मेटालिक कॉम्ब लगाए हुए हैं यहां पे, मेटालिक कॉम्ब। इस कॉम्ब को हम C1 मान लेते हैं, कंघे जैसा, कंघे जैसी आकृति, कंघा तो सबने देखा है, बाल सब लोग खींचते हैं, तो कंघे जैसी आकृति का हमने ये एक मेटालिक कॉम्ब यहां बना के लगाया है, एक मेटालिक कॉम्ब हमने यहां पर बना के लगाया है, इसको हम बोलेंगे कॉम्ब C2। ओके, ये है मेटालिक कॉम्ब C1, ये है मेटालिक कॉम्ब C2, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों कॉम्ब्स का कनेक्शन देखिए, कहां से किसको कनेक्ट किया गया है। तो जो आपका ये मेटालिक कॉम्ब C1 है, ये इसमें से कंडक्टर हम लाए और कंडक्टर लाकर एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने इसको जोड़ दिया, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने अर्थ कर दिया, उसको हमने अर्थ कर दिया, जीरो पोटेंशियल, ठीक है। तो ये क्या हमने बनाई, ये लगाई है एक HT बैटरी। HT बैटरी मींस हाई टेंशन बैटरी, एक हाई पोटेंशियल बैटरी हमने यहां पर यूज की हुई है, अंडरस्टैंड। ओके, फिर से एक हाई टेंशन बैटरी है, हाई टेंशन, टेंशन को हम पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल का ही दूसरा नाम टेंशन है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
तो ये एक हाई पोटेंशियल बैटरी है जिसे हम HT बैटरी भी कहते हैं, हाई टेंशन बैटरी। ये हाई टेंशन बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने कॉम्ब C1 से कनेक्ट कर दिया और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल था वो हमने अर्थ कर दिया। ओके, इसकी कनेक्शन है। इसके बाद कॉम्ब C2 को आप ध्यान से देखिए। कॉम्ब C2 को हमने जब देखा तो कॉम्ब C2 को हमने ये कंडक्टर लेकर के और ये जो हमारा हॉलो स्फेरिकल मेटालिक ग्लोब है, इस ग्लोब के इंटरनल सरफेस पर हमने कनेक्ट कर दिया। गोला जैसे बना हुआ है तो इसके अंदर वाली सतह पर हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया, बाहर लेके नहीं आए उसको, अंदर वाली सरफेस पर ही हमने उसको पूरा का पूरा कनेक्ट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से कॉम्ब C2 का कनेक्शन भी आपने देख लिया और आई होप कि सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, अब इन सारी चीजों को हम डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन, डायग्राम तो ये आपका हो गया, डिस्क्रिप्शन में हम इन सारी चीजों को लिख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा, आप ये तो जान ही गए हैं, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं। डायग्राम एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। आप इसका डिस्क्रिप्शन मुझे लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो कुछ भी आप यहां पर पढ़ते हैं, जितना भी आपने देखा वो सब आपको लिख लेना है बस। तो एक एक करके हम सारी चीजों के बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ये बताते हैं इसके बारे में। इसमें किसमें? वॉन डे ग्राफ जनरेटर में। ठीक है, इसमें एक धातु का बना हुआ, इसमें एक धातु का बना हुआ खोखला गोला होता है। ऊपर खोखला गोला लगा है, तो इसमें एक धातु का बना हुआ खोखला गोला होता है जो कि एक अचालक स्टैंड, आपने देखा इंसुलेटर स्टैंड, हमने इंसुलेटर स्टैंड ये लगा के रखा है और उस पे इसको लगा दिया है, जो कि एक अचालक स्टैंड पर लगा रहता है। ओके, तो ये एक अचालक स्टैंड पर यहां पर लगा हुआ है। अब अचालक स्टैंड पर लगा हुआ है तो हमने खोखले गोले की भी बात कर ली, अचालक स्टैंड की भी बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं जरा ये जो दो पुली इसमें लगी हुई हैं, इनके भी बात नहीं की, इनकी बात कर लेते हैं। इसमें दो घिरनियां मीन्स पुलीज P1 व P2 होती हैं। P1 और P2 दो पुली इसमें रहती हैं, जिसमें से जो पुली P1 है उसे एक अचालक बेल्ट के द्वारा विद्युत मोटर से चलाते हैं, जिनमें से घिरनी P1 को एक अचालक पट्टे, अचालक पट्टा यानी कि इंसुलेटर बेल्ट, अचालक पट्टे के द्वारा एक विद्युत मोटर जिनमें से घिरनी P1 को एक अचालक पट्टे के द्वारा एक विद्युत मोटर से घुमाते हैं। ठीक है, तो ये जो पुली P1 है, ये पुली P1 मोटर ऑपरेटेड पुली है आपकी। ठीक है, तो हम
जिनमें से घिरनी P1 को एक अचालक पट्टे के द्वारा एक विद्युत मोटर से घुमाते हैं। अब इसकी मोटर की बात हो गई। अब इस दोनों पुली में भी आपस में एक बेल्ट लगी रहती है नायलॉन की। घिरनी P1 तथा घिरनी P2 दोनों के ऊपर से भी एक नायलॉन की बेल्ट गुजरती है। दोनों के ऊपर से भी एक नायलॉन की बेल्ट गुजरती है। आप देखें, ये घिरनी P1 है, ये घिरनी P2। ये एक बेल्ट ऐसे जाती है और ये ऐसे जाती है। ये नायलॉन की बेल्ट है, नायलॉन की बेल्ट गुजरती है। ठीक है। अच्छा, जो कि विद्युत आवेशों को ऊपर ले जाने में मदद करती है। ऊपर ले जाने में मदद करती है। अच्छा, तो हमने इस बेल्ट के बारे में बात कर ली, घिरनी की भी बात हो गई। अब हमें ये कॉम्ब की बात करनी है। ठीक है। इसमें किसमें? वॉन डे ग्राफ जनरेटर में। इसमें दो धात्वीय कंघे कॉम्ब मेटेलिक कॉम्ब्स। इसमें दो धात्वीय कंघे C1 व C2 होते हैं, जो कि दोनों घिरनियों के ऊपर से जाने वाली नायलॉन बेल्ट को स्पर्श करते हैं। ठीक है। तथा इनसे बेल्ट में विद्युत आवेश का आवेशन और निरावेशन बहुत ही तीव्र होता है। ओके, तो ये हम दोनों कंघों की बात हमने कर ली। ठीक है। तो तीव्र होता है आवेशन और निरावेशन। यहां पर आपका सिंगल टी ही रहेगा, तो आप थोड़ा सा स्पेलिंग में कर सकते हैं मेटालिक। ओके। अच्छा, ठीक। आवेश का आवेशन निरावेशन बहुत तीव्र होता है। हाँ, अभी हमने एक चीज हाई टेंशन बैटरी की बात नहीं की है। कंघे C1 को
कंगे C1 को एक उच्च विभव कंगे C1 को एक उच्च विभव वाली बैटरी, उच्च विभव वाली बैटरी जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं हाई टेंशन बैटरी। कंगे C1 को एक उच्च विभव वाली बैटरी, हाई टेंशन बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। धन सिरे से जोड़ देते हैं। आप देखिए कंगा जो C1 है इसका हाई टेंशन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है ना, और उच्च विभव वाली बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कहां है, अर्थ कर देते हैं। जबकि उच्च विभव वाली बैटरी उच्च विभव वाली बैटरी का ऋण सिरा जबकि उच्च विभव वाली बैटरी का ऋण सिरा पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ओके, तो ये हाई टेंशन बैटरी की भी बातें हो गई। आई थिंक कि हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं अपने डायग्राम में और इसके डिस्क्रिप्शन में। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, इसमें एक धातु का बना हुआ खोखला गोला होता है जो कि एक अचालक स्टैंड पर लगा रहता है। ये अचालक स्टैंड, उस पर यह धातु का खोखला गोला पहले हम पढ़ चुके हैं। इसमें दो घिरनियां P1 और P2 होती हैं। एक घिरनी ये P1 है, एक घिरनी ये P2 है, जिनमें से घिरनी P1 को एक अचालक पट्टे के द्वारा एक विद्युत मोटर से घुमाते हैं। घिरनी P1 को एक अचालक पट्टे के द्वारा ये बेल्ट लगी है इंसुलेटर, एक विद्युत मोटर लगी है, उससे घुमाते हैं हम इसको। घिरनी P1 तथा घिरनी P2 दोनों के ऊपर से भी एक नायलॉन की बेल्ट गुजरती है। घिरनी P1 और घिरनी P2 के ऊपर से भी एक नायलॉन की ऐसे बेल्ट गुजरती है जो कि विद्युत आवेशों को ऊपर ले जाने में मदद करती है। ठीक, अभी देखेंगे कि कैसे हेल्प करती है। इसमें दो धात्वीय कंघे लगे होते हैं C1 और C2। एक कंघा ये C1 है, एक कंघा ये C2 लगा हुआ है। बड़े शॉर्प कॉर्नर कंघे तो आपने देखे हैं ना, सिमिलरली उसी तरीके के, जो कि दोनों घिरनियों के ऊपर से जाने वाली नायलॉन बेल्ट को स्पर्श करते हैं। ये ऐसे जो बेल्ट जाती है उसको ये कंघे ऐसा हल्का हल्का टच करते रहते हैं तथा इनसे बेल्ट में विद्युत आवेश का आवेशन और निरावेशन बहुत तीव्र होता है। अभी प्रिंसिपल में पढ़ा था। कंघे C1 को एक उच्च विभव वाली बैटरी, हाई टेंशन बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। C1 को प्लस से जोड़ दिया और ऋण सिरा कहां से जोड़ दिया, अर्थ से हमने जोड़ दिया। ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। और कंघे C2 को, हाँ एक चीज बची, कंघे C2 को कहां से कनेक्ट करते हैं ये भी देख लें। धात्वीय कंघे C2 को धातु के बने गोले की आंतरिक सतह से जोड़ दिया जाता है। ओके, आप देखें जो ये कंघा C2 है आपका, इसको हमने कंडक्टर के द्वारा ऐसा इस गोले के अंदर ही जोड़ दिया हमने। तो ये बेटा हो गया पूरी तरह से आपका डायग्राम भी हमने बना लिया, इसका डिस्क्रिप्शन भी हमने कर लिया। ठीक है, आप देखिए हमने हर चीज कवर कर ली, तो कोई परेशानी की बात नहीं, कोई जबरदस्त, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हम लिखावट कैसे करेंगे। आप एक एक चीज के बारे में बताते जाइए, लिखते जाइए, वो डायग्राम का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं और चलता हूं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। ये आई थिंक इसका थर्ड पॉइंट रहा है।
डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन। अब हम चलेंगे इसके फोर्थ पॉइंट पे, जो कि होगा इसका वर्किंग, कार्य विधि इसकी क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। ओके, आपने नोट कर लिया होगा तो हम इसको साफ कर देते हैं। अब चलते हैं इसकी वर्किंग पे, कार्य विधि देखते हैं कि वर्किंग कैसे वर्क करता है, ये किस तरीके से कार्य करता है। कितना बड़ा होगा, ये जगह थोड़ा काट देना, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं, वर्किंग देखेंगे, वान डे ग्राफ जनरेटर किस तरीके से वर्क करता है। सभी बच्चे गौर से जरा समझेंगे इसको। ये हम करते क्या है, सबसे पहले ये जो हाई टेंशन बैटरी है, क्योंकि कंगा जो C1 है वो हाई टेंशन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इससे पॉजिटिव चार्जेस निकलकर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस इसमें आ जाते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस इस कंघे तक आ जाते हैं निकल करके। और क्योंकि इसमें शार्प कॉर्नर्स बने हुए हैं तो इनसे आवेशन और निरावेशन दोनों बहुत फास्ट होना है। अब एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है थोड़ा ध्यान से देखें। ये जो कॉम्ब C1 है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इसके ये कॉर्नर्स पर इसका सरफेस डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। तो होगा क्या कि ये जो बेल्ट, नायलॉन की बेल्ट आप देख रहे हैं, ये बेल्ट के जो एटम्स हैं, बेल्ट एक मटेरियल है, मटेरियल में मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के भीतर एटम्स होते हैं, तो ये बेल्ट के एटम्स से, परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है। इतना ज्यादा इसमें चार्ज होता है। ये एक हाई टेंशन बैटरी है, बहुत उच्च विभव वाली बैटरी है। तो ये इस बेल्ट से जो एटम है, बेल्ट में जो एटम है, ऐसे कॉर्नर्स लगे हुए हैं, तो बेल्ट में जो एटम है वहां से नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर लेता है। अब अगर इसने नेगेटिव चार्जेस बेल्ट से अट्रैक्ट कर लिए हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्जेस है, बेल्ट से इसने नेगेटिव चार्जेस खींच लिए। अब हमारे पास एक एटम है, एटम के पास जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही उसके पास नेगेटिव चार्जेस हैं, तो उसका नेट चार्ज कितना हुआ, नेट चार्ज हुआ 0। लेकिन अगर इस एटम से, जिसमें कि 4 पॉजिटिव चार्जेस और 4 नेगेटिव चार्जेस थे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा खींच के तोड़ के निकाल लिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहां वाला खींच के तोड़ के इसको निकाल लिया गया यहां पर, अब इसका नेट चार्ज कैसा है? क्या अब इसका नेट चार्ज 0 होगा? आंसर इज नो। अब इसका नेट चार्ज होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बन जाएगा। बात समझ में आई? तो जैसे ही ये कॉम्ब हम यहां लगाते हैं, कॉम्ब में प्लस चार्ज आता है, ये बेल्ट के, जो नायलॉन की बेल्ट लगी है, इसके परमाणुओं के नेगेटिव चार्जेस खींच लेते हैं। जब नेगेटिव चार्ज खींच लेते हैं तो बेल्ट के हर परमाणु पे कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। तो बेल्ट के हर परमाणु पर यहां पर आ गया प्लस चार्ज, ऐसा। अब अगर ये प्लस चार्ज आ गया, वैसे तो प्लस चार्ज मुझे यहां दिखाना चाहिए पर यहां जगह नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने यहां दिखा दिए कि इस बेल्ट पे हर जगह यहां पर प्लस आ गए। क्यों आ गए? अब आपको समझ में आ गया। अच्छा, उसी समय हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रिक मोटर हमने ऑन कर दी। जब मोटर हमने ऑन कर दी तो मोटर घूमेगी, उसकी ये बेल्ट घूमेगी और ये पुली घूमना शुरू कर देगी। पुली घूमेगी तो बेल्ट ऐसा ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये बेल्ट कैसी बनी हुई है, नायलॉन की बेल्ट है, इंसुलेटर है, ये कुचालक पदार्थ की बनी हुई है। तो बेटा अगर ये कुचालक पदार्थ की बनी हुई है तो क्या इसके चार्जेस खुद अपने आप चल करके बेल्ट में यहां से यहां तक जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अगर ये कुचालक मटेरियल की बेल्ट बनी हुई है तो यहां अगर प्लस चार्ज क्रिएट हुआ है तो क्या वो प्लस चार्ज अपने मन से चल के यहां चला जाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कुचालक है और कुचालक पदार्थ में चार्ज नहीं चलता। इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, मोटर चलानी पड़ी। मोटर हम चलाएंगे, पुली घूमेगी, ये बेल्ट चलेगी और धीरे से ये बेल्ट ऐसा चल के ऊपर आएगी।
तो ये चार्जेस जो इसमें बन गए हैं, ये चार्जेस भी ऐसा ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चार्जेस इस बेल्ट के घूमने से ऊपर आएंगे। तो जब तक बेल्ट नहीं घूमेगी, जब तक आप मोटर नहीं चालू करेंगे, ये चार्जेस यहां नहीं आ सकते। मैकेनिकल वर्क से आएंगे, कंडक्शन से, ये चार्जेस ऊपर नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब जब ये चार्जेस चलते चलते यहां पर आ गए, फिर क्या हुआ? चार्जेस चल के यहां पर पॉजिटिव चार्जेस पहुंचे। जब यहां पर पॉजिटिव चार्जेस पहुंचे तो फिर से आप देखिए, ये मेटल का कॉम्ब बना हुआ है, कंगा बना हुआ है। ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे? इस मेटल के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, क्योंकि प्लस चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन नहीं खींचा तब नेट चार्ज 0 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर खींच लिया जाएगा तो जो बचा हुआ एटम होगा वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये प्लस चार्ज जब यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस कॉम्ब में बहुत सारा प्लस इकट्ठा हो जाएगा। हमको इसमें प्लस दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन निकलकर बेल्ट में चला जाएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज को, जो कि बेल्ट में नीचे से ऊपर आया है, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर से बेल्ट का पॉजिटिव कंघी के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन्स खींचकर खुद कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। और क्योंकि ये पुली घूम रही है, बेल्ट चल रही है, तो ये बेल्ट आगे बढ़ जाएगी। अब बेल्ट में आगे जाने वाला चार्ज कौन सा होगा? बताइए। यहां तक प्लस आया, कंघे से इलेक्ट्रॉन खींचे, उदासीन हो गया, तो जब बेल्ट आगे पहुंचेगी कोई चार्ज नहीं होगा इसके पास, क्योंकि ये तो चार्ज उदासीन हो गया ना। अब बेल्ट आगे जाएगी, उसके पास कोई चार्ज नहीं है। हाँ, लेकिन इस कंघे पर प्लस चार्ज जरूर आ गया है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स उसने खींच लिए। अब ये प्लस चार्ज, क्योंकि ये कनेक्ट है तार अंदर ही अंदर, तो ये प्लस चार्ज चलता है और चल करके इस गोले के आंतरिक सतह पर आ जाता है। लेकिन हमने तो एक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी चार्ज आप किसी धातु के गोले की आंतरिक सतह पर दोगे तो वो चार्ज रुकता नहीं है, वहां पर कहां चला जाएगा? तो वो तुरंत कंडक्शन और रिपल्सन की वजह से बाहर सतह पर आ जाएगा। तो ये चार्ज यहां पर खाली हो जाएगा, यहां एक भी चार्ज नहीं रहेगा। देखो, कंघे से प्लस चार्ज आएगा आंतरिक सतह पर, लेकिन रुकेगा नहीं। कहां चला जाएगा? ये सारा का सारा चार्ज ऐसा इसकी आउटर सरफेस पर एक्यूम्युलेट हो जाएगा, यहां पर आकर के, और चार्ज इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। अब देखिए एक्चुअल प्रोसेस क्या हुई, एक्चुअल प्रोसेस क्या हुई, और हम लिख क्या सकते हैं। मैं दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर कर देता हूं। फिर से हाई टेंशन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया कंघा, इसने बेल्ट के नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर लिए, जिसकी वजह से बेल्ट में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। हमने बेल्ट चला दिया, वो पॉजिटिव चार्ज चलकर के ऊपर पहुंच गया, क्योंकि बेल्ट कुचालक है, चार्ज अपने आप नहीं जाएगा। ये चार्ज जब यहां पर पहुंचा तो क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये इस कंघे के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो कंघे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज इसकी आंतरिक सतह पर आएगा, आंतरिक सतह पर आएगा, लेकिन अंदर रुकता नहीं, हमने सिद्धांत में पढ़ा हुआ है। तो वो चार्ज तुरंत ही कहां चला जाएगा? इसके बाहर चला जाएगा। दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस। लेकिन आप जानते हैं, हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि प्लस चार्ज जब यहां कंघे से जाता है तो ये प्लस चार्ज निकलकर यहां पर आ जाता है। देखिए, प्लस चार्ज यहां पर हमको दिखता है, नेगेटिव को इसने अट्रैक्ट किया, वो तो हमको नहीं दिखता ना। हमको क्या दिखता है कि यहां से प्लस गया और ये प्लस यहां पर दिख रहा है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कंघे से प्लस का निरावेशन होता है और वो बेल्ट पर आ जाता है। वो प्लस चार्ज मोटर के द्वारा पुली घूमती है, बेल्ट ऊपर जाती है, प्लस यहां पर आ जाता है, और वो जो प्लस चार्ज होगा वो इस कंघे के शॉर्प कॉर्नर से फिर से आवेशन होता है और चार्ज यहां पर आके बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए एक्चुअल प्रोसेस क्या है। एक्चुअल प्रोसेस में कभी भी प्लस चार्ज ना तो यहां से इसमें जाएगा और ना तो यहां से इसमें जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा सबसे शुरू में हम बात कर चुके हैं कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, आवेशन और निरावेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? केवल इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जाता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत भारी होता है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता। एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने का काम किसका है?
इलेक्ट्रॉन का ही है। ठीक है, अच्छा, और ये चार्ज लगातार इसकी बाहरी सरफेस पर एकत्र होता रहता है। इकट्ठा होते होते इतना ज्यादा एकत्र हो जाता है कि इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, आप चाहें तो मैं एक एग्जांपल से इसको बता सकता हूं कि इसका वोल्टेज कैसे ज्यादा बढ़ जाता है। थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखें, इसको मैं नंबर से न्यूमेरिकली एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं। यहां जो चार्जेस हैं, क्योंकि चार्जेस इनके पास खुद का अपना कोई ना कोई आवेश है, आवेश है, उसकी वजह से इनके पास सबका खुद ना खुद कोई ना कोई वोल्टेज है। बाई चांस मैंने मान लिया हर चार्ज के पास अपना 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, हर चार्ज के पास 5 वोल्ट का पोटेंशियल है। अब वो 5 वोल्ट का पोटेंशियल जब ये यहां पर लेकर आता है तो शुरू में इस गोले का पोटेंशियल कितना है, शुरू में इस गोले का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कोई चार्ज यहां नहीं आया था तब तो इस पर चार्ज नहीं था, तो पोटेंशियल भी 0 था इसका। यहां से ये चार्ज गया, ऐसा 5 वोल्ट अपना लेके गया और ये चार्ज यहां पर आया। ध्यान से, ये चार्ज कंघे के द्वारा अंदर आया, अंदर से बाहर आ गया। अब इस गोले का पोटेंशियल कितना हो गया, पहले कितना था, पहले था इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट। अब जब ये चार्ज कंघे के द्वारा इसकी बाहरी सतह पर एक चार्ज आ गया, अगर एक चार्ज आ गया तो उसका गोले का पोटेंशियल अब कितना हो गया, 5 वोल्ट। ठीक, अब इसके अंदर फिर दूसरा चार्ज यहां पर गया, मैं एक एक चार्ज को बात कर रहा हूं। इसके पास अपना खुद का पोटेंशियल कितना लेके आया है, ये 5 वोल्ट। इस गोले का पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट। और आप याद करिए, सिद्धांत में अभी लिखा था हमने कि अगर गोले का पोटेंशियल V है, इस चार्ज का पोटेंशियल V डैश है, तो इस चार्ज पार्टिकल का टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V प्लस V डैश। तो गोले का पोटेंशियल कितना, 5 वोल्ट, और इसके अंदर जो ये चार्ज अपना पोटेंशियल लेके आया है वो कितना लेके आया है, 5 वोल्ट। तो इसका नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 5 वोल्ट, तो इसका खुद का है 5 वोल्ट, इसे गोले का मिल जाएगा। तो इस पार्टिकल का नेट पोटेंशियल 5 वोल्ट नहीं रह जाएगा, इस पार्टिकल का नेट पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। 5 वोल्ट इसका स्वयं का, 5 वोल्ट इस गोले का मिल गया। अब इसका 10 वोल्ट है पार्टिकल का और गोले का कितना है, 5 वोल्ट। तो जब हम इससे इसको कनेक्ट करेंगे तो चार्ज किधर से किधर जाएगा, चार्ज तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा। तो अब बताइए, चार्ज गोले से चल के इस पार्टिकल के पास आ जाएगा या पार्टिकल से चार्ज चल के गोले में चला जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चला जाएगा तो इस पार्टिकल से चल के गोले में पहुंच जाएगा। अब जब यह इसमें पहुंच गया तो इसका पोटेंशियल और बढ़ जाएगा, इसका पोटेंशियल बढ़ करके आगे हो गया 10। ठीक है, अब ये फिर अपना एक तीसरा पार्टिकल आया, 5 वोल्ट पोटेंशियल लेकर के आया। 5 वोल्ट पोटेंशियल इसका खुद का है और 10 वोल्ट अब इस गोले का है। तो अब इस पार्टिकल का कितना हो गया, 5 वोल्ट इस पार्टिकल का खुद का है और 10 वोल्ट इस गोले का है। तो इस पार्टिकल का अब कितना हो गया, अब इस पार्टिकल का हो गया 15 वोल्ट पोटेंशियल। तो अब पार्टिकल का है 15 वोल्ट, गोले का है 10 वोल्ट। किधर से किधर जाएगा चार्ज, पार्टिकल से गोले में चला जाएगा, फिर से चार्ज पहुंच जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि गोले का पोटेंशियल 0 से 5 हुआ, 5 से 10 हुआ, बढ़ते 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 इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये पोटेंशियल 10,000 वोल्ट पहुंच जाएगा। बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 10,000 वोल्ट पोटेंशियल पहुंच जाएगा। अभी भी देखिए क्या होगा, गोले का पोटेंशियल हो गया 10,000 वोल्ट। एक चार्ज पार्टिकल अगला वाला यहां से आया, अपना खुद का कितना पोटेंशियल लेके आया, 5 वोल्ट। जब ये 5 वोल्ट वाला पार्टिकल यहां पर लेके आया, 10,000 वोल्ट इस गोले का है, 5 वोल्ट इसका है, तो इसका नेट पोटेंशियल कितना हो गया, अब इसका नेट पोटेंशियल हो गया 10,005 इसका नेट पोटेंशियल हो गया। अब बताइए किसका पोटेंशियल ज्यादा है, पार्टिकल का ज्यादा है या इस गोले का ज्यादा है, अभी भी पार्टिकल का ही ज्यादा है। तो पार्टिकल से चार्ज अभी भी जाता रहेगा। ठीक है, तो इसमें जाके चार्ज इकट्ठा होता रहता है और इतना ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाता है कि जो हमारे वॉन डे ग्राफ जनरेटर के जो टेबल टॉप मॉडल हैं उसमें लगभग 10 लाख तक का वोल्टेज हम बना सकते थे, उसके 10 लाख तक का वोल्ट क्रिएट कर सकते हैं।
अंदर कोई चार्ज नहीं रुकता है, जो भी चार्ज इसको मिलता है वो बाहर ही इसको भेज देता है तुरंत। और ये बिल्कुल वैसी ही स्टोरी है जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां बाहर एक भिखारी बैठा रहता है, आप देखते हैं कि उसके कटोरे में कुछ भी नहीं है, खाली कटोरा है उसका, तो आप जाते हैं उसको कुछ पैसे दे देते हैं। जब कुछ पैसे दे देते हैं और आप जैसे ही पैसे दे के निकल जाते हैं तो वो क्या करता है, उन पैसों को निकाल के एक बोरे अपना रखा है, बोरे के नीचे डाल देता है। कटोरा फिर खाली आया तो जब दूसरा आदमी आता है उसको भी वो खाली कटोरा दिखाता है। आदमी देखता है कि इसका कटोरा खाली है, उसने भी कुछ पैसे दे दिए, वो आदमी चला गया, उसने फिर पैसे बोरे के नीचे डाल दिए, तो उसका कटोरा हमेशा कैसा रहता है, खाली, लेकिन बोरे के नीचे कहीं ना कहीं रकम उसकी क्या होते जाती है, बढ़ते जाती है। सिमिलरली यहां पर अंदर का हिस्सा कैसा होता है, खाली बना रहता है। जब भी चार्ज यहां से ऐसे जाता है तो ये चार्ज इसको जाता तो है लेकिन ये तुरंत चार्ज कहां भेज देता है, बाहर, ये फिर खाली हो जाता है। अब ये चार्ज देखता है कि इसके पास एक भी चार्ज नहीं है तो ये चार्ज इसको भेज देता है, ये चार्ज को फिर बाहर भेज देता है बार बार। ये एक्शन इसमें होता रहता है और 10 लाख 5 मेगावोल्ट तक का पोटेंशियल धीरे धीरे करके गोले में एकत्र कर सकते हैं हम इस तरह से। और क्या आप सोचते हैं कि कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि इससे इसमें चार्ज जाना बंद हो जाएगा? क्या कभी सिचुएशन आएगी? कभी नहीं आएगी। हां, इसका चार्ज लीक आउट होना ही स्टार्ट हो जाएगा तो हो सकता है, फिर चार्ज नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि पार्टिकल, अंदर वाले पार्टिकल का पोटेंशियल हमेशा ही इसके पोटेंशियल से कैसा रहेगा, ज्यादा ही रहेगा, तो इसका चार्ज हमेशा इसमें जाता रहेगा। कभी भी ये नहीं हो सकता कि अंदर से चार्ज आना बंद हो जाए। बाहर से चार्ज अंदर नहीं जा सकता लेकिन अंदर छोटे पार्टिकल से बड़ी बॉडी में चार्ज आता ही रहेगा, वो कभी नहीं रुकेगा। आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि अंदर वाले पार्टिकल का चार्ज, वो पोटेंशियल हमेशा ज्यादा है और बाहर वाले का पोटेंशियल हमेशा कम है, और चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में ही चलता रहता है। तो ये इसमें क्रिया विधि होती है, इसमें एक्शन होता है आपका। अब इस एक्शन को हम लोग थोड़ा सा 4 लाइन में नोट कर लेते हैं जरा। क्या हमने देखा? उच्च विभव वाली बैटरी के धन सिरे के कारण कंघा C1, जो कॉम्ब C1 है, कंघा C1 भी उच्च धनावेशित हो जाता है। उच्च धनावेशित हो जाता है, ठीक है। अब इन तीक्ष्ण जो कोने यहां पर बने हैं, इन तीक्ष्ण कोनों की वजह से चार्ज का कंघे से निरावेशन बेल्ट में होने लगता है तथा तीक्ष्ण कोनों से आवेश का निरावेशन तीव्रता से होता है तथा धनावेश बेल्ट पर पहुंच जाता है। धनावेश बेल्ट पर पहुंच जाता है। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, तीक्ष्ण किनारों से आवेश का निरावेशन तेजी से होता है तो ये बेल्ट पर पहुंच जाता है। अब बेल्ट को विद्युत मोटर के द्वारा चलाकर या विद्युत मोटर के द्वारा चलाते हैं, जिससे
धनावेश बेल्ट के द्वारा ऊपर कंगे C2 पर पहुंचता है। ये जैसे ये मोटर चलाते हैं तो ये पुली घूमती है, बेल्ट चलती है और ये ऊपर चला जाता है। मैंने पहले बताया अपने आप से बेल्ट में चल के नहीं जाएगा क्योंकि कुचालक बेल्ट है, हमको चला के ही भेजना पड़ेगा। अब जैसे ये बेल्ट यहां पर पहुंचती है, ये धनावेश कंगे C1 के द्वारा खींच लिया जाता है। अब कंगे C2 के द्वारा खींच लिया जाता है। अब कंगे C2 के द्वारा धनावेश को, क्योंकि यहां भी शार्प कॉर्नर से तो धनावेश ही खींच लेता है, धनावेश को आकर्षित कर लिया जाता है। आकर्षित कर लिया जाता है। अब कंगे C2 के द्वारा धनावेश को आकर्षित कर लिया जाता है तथा कंगा C2 धनावेश को गोले की आंतरिक सतह पर भेज देता है। तथा कंगा C2 धनावेश को धात्वीय गोले की आंतरिक सतह पर भेज देता है। देखिए ध्यान रखिए, मैं फिर से बता दूं कि धनावेश, ये धनावेश यहां नहीं आता है। याद रखिए मैं पहले प्रोसेस बता चुका हूं कि जब ये धनावेश यहां आएगा, ये यहां आएगा तो बेल्ट के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसको पॉजिटिव कर देगा। फिर जब ये यहां पहुंचेगा तो कंगे के इलेक्ट्रॉन्स खींचकर इसको पॉजिटिव कर देगा। तो ये वाला धनावेश यहां नहीं है या ये वाला धनावेश नहीं आएगा, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज को इजी बनाने के लिए लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस ये नहीं है। आंतरिक सतह पर भेज देता है क्योंकि हमने इसको आंतरिक सतह से तो जोड़ा हुआ है। आंतरिक सतह पर भेज देता है जो कि इसे अपनी बाहरी सतह पर एक समान रूप से, अपनी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित कर देता है। ठीक है। और गोले के अंदर जो चार्ज पार्टिकल उसका विभव हमेशा ज्यादा होता है, तो यह आवेश हमेशा ही अंदर वाले पार्टिकल से गोले पर आता रहता है, क्योंकि गोले के अंदर उपस्थित, अभी हमने आपको समझाया भी कि क्यों, गोले के अंदर उपस्थित आवेश का विद्युत विभव सदैव गोले के विद्युत विभव से अधिक ही रहता है। इसलिए यह आवेश लगातार अंदर से गोले के बाहरी पृष्ठ पर आता रहता है। गोले के बाहरी पृष्ठ पर आता रहता है।
ओके, क्योंकि आपने देखा कि अंदर हर बार अगर इसका 10,000 हो गया तो इसका 10,005 हो जाएगा, अभी भी अंदर से बाहर आएगा। गोले का अगर 1,00,000 वोल्टेज हो गया बढ़ते बढ़ते तो इसका 1,05,000 हो जाएगा, अभी भी अंदर से चार्ज बाहर ही आता जाएगा। तो ये एक उच्च विभव तक इसको एकत्र करते चला जाएगा चार्ज। इस प्रकार गोलीय कोश का विभव तथा विद्युत क्षेत्र दोनों ही लगातार एक निश्चित सीमा तक बढ़ते ही रहते हैं। कब तक बढ़ते रहेंगे? जब तक कि आसपास के एटमॉस्फेयर में चार्ज का लीकेज स्टार्ट ना हो जाए। और अगर आसपास का मीडियम एयर है तो ये लीकेज कब स्टार्ट होगा? अगर आसपास का मीडियम एयर है तो ये 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो जाने पर लीकेज स्टार्ट होगा। लेकिन यहां तक तो चार्ज भेज सकते हैं, इतने वोल्ट तक हम इसको चार्ज दे सकते हैं। तो ये इसकी वर्किंग हो गई। आप अपने आप से भी वर्किंग लिख सकते थे, समझ आपने लिया ही था। एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका यूज कहां पर है। तो सबसे पहले शुरू में याद करिए, हमने यूज बताया कि हम इसकी मदद से हाई वोल्टेज जब क्रिएट करेंगे तो उस हाई वोल्टेज का यूज करेंगे न्यूक्लियस को तोड़ने में। तो हम इसका प्रयोग करते हैं नाभिकीय भौतिकी में, इसका प्रयोग करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, वर्किंग आप नोट कर लीजिएगा। यूज देख लेते हैं जरा, थोड़े से और इससे रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं, थोड़ी सी देर और उनको भी हम देख लेते हैं। जो 5th पॉइंट है, हम यूज देखना चाहते हैं। सबसे पहला यूज क्या मैंने बताया था शुरू में ही आपको, कि जब बहुत ज्यादा ऊंचा विभव होगा तो हम बहुत एनर्जी क्रिएट करा लेंगे चार्ज पार्टिकल के, और उससे हम नाभिक को तोड़ करके देखेंगे। ठीक है, तो हम इसका प्रयोग न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं। इसका प्रयोग नाभिकीय भौतिकी जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में किया जाता है। कैसे किया जाता है आपको बताया जा चुका है, किया जाता है। ठीक है, एक और भी बहुत अच्छा यूज मैं इसका बता सकता हूं, आप देखें। बेटा आपने ये सब देखा, अब मैं एक छोटा सा ऐसा बना देता हूं कि जब इस पे बहुत सारा चार्ज आप एकत्र कर लेंगे इस तरीके से, हमेशा ही चार्ज अंदर से ही बाहर आएगा, कभी बाहर से अंदर नहीं जाएगा। आपने देखा है जब बहुत ज्यादा चार्ज हम इसमें एकत्र करा लेंगे तो इसके चारों तरफ बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाएगा। आप तो ये समझते ही हैं, इस तरह से बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तैयार हो जाएगा और इसके अंदर बहुत हाई पोटेंशियल भी आ जाएगा। अब दूसरा यूज आप ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करता हूं, एक लकड़ी लेता हूं, लकड़ी, और उस लकड़ी के एक इस तरफ और एक इस तरफ दो धातु के गोले में बांध देता हूं या फिट कर देता हूं किसी तरह से। ध्यान से सभी बच्चे देखिएगा, ये मैंने एक लकड़ी ली और लकड़ी के इस तरफ भी हमने धातु का एक गोला बांध दिया और इस तरफ भी हमने धातु का एक गोला बांध दिया। दोनों धातु के ठोस गोले हमने बांध दिए और ये बीच में वुडन रॉड लगी, लकड़ी लगी हुई है। जैसे ही आप पास इसमें लाते हैं, ऐसा पास में लाइए, यहां बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम क्या करते हैं कि ये लकड़ी की रॉड है, दोनों धातु के गोले हैं, ध्यान रखिएगा आप। इसमें हम एक अब धातु की रॉड लाते हैं, ये लकड़ी की रॉड है, हम एक धातु की रॉड लाते हैं, मेटेलिक रॉड, और मेटेलिक रॉड लाकर ऐसा टच करा देते हैं इसको।
तो जब मेटेलिक रॉड लाकर ऐसा टच करा देंगे तो ये क्या लगी है, ये तो वुड लगा हुआ है, लकड़ी लगी है, ये धातु के गोले लगे हैं, मेटल के स्फीयर्स लगे हैं दोनों। ये हम क्या लेके आए, ये मेटल रॉड लेके आए हैं हम। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मेटल रॉड टच कराएंगे तो ये भी धातु का गोला है, ये धातु की रॉड है और ये भी धातु का गोला है। ये धातु का गोला, धातु की छड़, धातु का गोला, तीनों आपस में कनेक्ट हो गए, एक बॉडी बन गई तीनों। जैसे ही एक बॉडी बनी तो पूरी बॉडी के ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ना, ये पूरी बॉडी के नेगेटिव चार्जेस इधर खींच लेंगे। इंडक्शन की वजह से टच तो नहीं कराया ना, प्रेरण की वजह से इस पूरी बॉडी के नेगेटिव चार्ज अपनी ओर ये खींच लेगा। तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव खींच लेंगे तो प्रेरण की वजह से पॉजिटिव रिपेल भी तो करेंगे। तो इस पूरी बॉडी के पॉजिटिव चार्जेस कहां पर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस यहां पर आ जाएंगे। अब सारे नेगेटिव यहां पर हैं, सारे पॉजिटिव यहां पर हैं। ऐसा धातु को हम ले गए, उसमें टच कराया, हटा दिया। टच कराओगे सारे नेगेटिव इधर, सारे पॉजिटिव इधर, अब आपने हटा दिया इसको। देखिए, जब आप हटा दोगे तो क्या अब ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिल पाएंगे, बताइए? नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या लगी हुई है, लकड़ी, और लकड़ी में से चार्ज चल के नहीं जाता। तो इस पूरी बॉडी का नेगेटिव एक तरफ हो गया, पॉजिटिव एक तरफ हो गया। और याद करिए, ऐसी कोई चीज पढ़ी है आपने, जो एक छोटी सी चीज होती थी, एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो, क्या पढ़ा है ऐसा आपने? ये तो विद्युत द्विध्रुव बन गया। तो हम इसकी मदद से क्या बना सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव बना सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव बनाने में कैसे बना सकते हैं, उसका हमने तरीका देखिए आपको बताया। थर्ड आप देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है ये। थर्ड में जब आप देखेंगे तो मैं आपको बताता हूं, जरा गौर करिएगा। जब इसके चारों तरफ बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड और बहुत हाई पोटेंशियल डेवलप हो चुका है और आप इसके नजदीक जाएंगे, नजदीक जाकर के ऐसे अपने हाथ को करेंगे, ये आप इसके नजदीक आप पहुंच गए, आपने नजदीक जाकर इस अपने हाथ को ऐसे किया इस पे। जब आप अपने हाथ को ऐसे करेंगे तो इसके पास क्या है, इसके पास तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। वो पॉजिटिव चार्ज हमारी पूरी बॉडी के क्या करेगा, प्रेरण की वजह से। हमने इसको टच नहीं किया, पास में जाकर के हमने ऐसे अपने हाथ को कर दिया, तो ये हमारी पूरी बॉडी से जितने भी नेगेटिव चार्जेस होगा सबको खींच लेगा। खींच लेगा तो नेगेटिव चार्जेस कहां चले जाएंगे, और पूरी बॉडी से नेगेटिव चार्जेस जाएंगे और यहां हाथ में जाके खड़े हो जाएंगे। प्रेरण की वजह से टच कराया होता तो चले जाते, टच नहीं कराया, दूर से ऐसा हाथ को कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के पूरे नेगेटिव चार्जेस ने क्या कर लिया, खींच लिए, वो सारे नेगेटिव यहां आए। और हमारी पूरी बॉडी के पॉजिटिव चार्जेस को क्या किया इसने, पॉजिटिव चार्जेस को प्रतिकर्षित किया, रिपेल किया। रिपेल करके वो चार्ज कहां चले जाएंगे, दूर चले जाना चाहते हैं। अब हमारे हाथ ऐसे हैं, नेगेटिव चार्जेस सब यहां खड़े हैं, पॉजिटिव चार्जेस सब हाथों से दूर भाग रहे हैं। अब दूर भाग के कहां जाएंगे, जितना पॉसिबल हो सके दूर जाना चाहते हैं, तो ये दूर जाके हमारे बालों के बीच में आ जाते हैं। अब बालों के बीच में हर बाल में कैसा चार्ज है, सारे के सारे प्लस है, क्योंकि हमने जब ऐसा किया सारे माइनस यहां चले गए, प्लस ही तो पीछे आए। बालों के बीच में सारे प्लस चार्ज है। अब हर बाल में प्लस 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 सभी में है, और प्लस चार्ज आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर हमारे बाल इस तरीके से हैं और सबके बीच में प्लस चार्ज आ गया तो सब एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, और प्रतिकर्षित करने की वजह से कैसे हो जाएंगे, ऐसा दूर भाग कैसे हो जाएंगे। तो ये बाल कैसे हो जाएंगे, बाल एकदम से खड़े हो जाएंगे आपके। तो अगर आप इसके नजदीक चले जाते हैं या नजदीक जाकर हाथ ऐसा करते हैं तो नेगेटिव चार्जेस खींचेगा, पॉजिटिव चार्जेस दूर भेजेगा, पॉजिटिव चार्जेस आकर बाल में चले जाएंगे, बाल के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि एयर है। अब सारे चार्जेस अगर पॉजिटिव बालों के बीच में हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करने की वजह से ये हमारे बाल ऐसा हो जाएंगे और बाल खड़े हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं कि आप एक स्विच टच करते हैं और स्विच अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आपको करंट का झटका लगता है और अचानक से एक आदमी के बाल खड़े हो जाते हैं। तो वो सच है, ऐसा होता है, बट वो हंसाने के लिए थोड़ा ज्यादा उसमें एक्शन करके वो आपको दिखा देते हैं। तो इसमें ये एक्टिविटी भी होती है।
आपको कभी मौका मिले आप करके देख सकते हैं, या इसके वीडियोस आप अपने इंटरनेट में सर्च करके कभी भी देखिए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप चाहेंगे तो मैं भी एक वीडियो आपको प्रोजेक्टर में दिखा सकता हूं, या आप सर्च करके देख लीजिए तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। इस तरह से ये हम इसके यूज कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा वान डे ग्राफ जनरेटर। हमने पॉइंट वाइज इसको कवर किया 1 बाय 1। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप जरूर मुझे बताइए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे आगे की पढ़ाई के लिए। ओके, थैंक यू।